नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच राहत भरी खबर है। जेनजी ने सेना से शांति वार्ता के लिए अंतरिम नेता को चुना है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला जेनजी का प्रतिनिधित्व करेंगे और नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं कार्की। तो बीएचयू से पढ़ाई कर चुकी हैं सुशीला कार्की। फिलहाल अब यह खबर है कि जेनजी का प्रतिनिधित्व वही करने वाली हैं। यानी अब इस शांति वार्ता को आगे और कैसे जारी रखा जाएगा, इसको लेकर के अब बातचीत शुरू हो सकती है बहुत जल्द। तो बीएचयू से पढ़ाई उन्होंने की हुई है। नेपाल में नई सरकार बनाने को लेकर भी रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। सुशीला कार्की बन सकती है नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री। जेनजी की वर्चुअल मीटिंग में आम सहमति बनी है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं। जेनजी की वर्चुअल मीटिंग से ये पूरा निष्कर्ष निकला है और अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में उनके नाम पर मुहर लग जाएगी, यानी सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अब तक आप जिस नाम की चर्चाएं सुन रहे थे, बालेन शाह के नाम की चर्चाएं जोरों शोरों से ली जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि जेनजी प्रदर्शन के दौरान ही जेनजीज की तरफ से ही ये मांग उठाई गई थी कि बालेन शाह को मौका मिले। लेकिन अब एक नया नाम सामने आ चुका है सुशीला कार्की का और बताया जा रहा है कि सुशीला कार्की जेनजी के इस प्रदर्शन के बाद अब उनका प्रतिनिधित्व करने वाली है, यानी कि उनकी तरफ से जो शांति वार्ता है सेना के साथ मिलकर के वो इस वार्ता को आगे बढ़ा सकती है। इस बीच में बातचीत हो सकती है। ये जानकारी आपको दे दे कि नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद से केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं और अब उनकी उम्मीद की जा रही है कि वो इस संकट के समय में देश का नेतृत्व करेंगी जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते हैं। तो सुशीला कार्की का नाम आज सुबह जेन जेड यानी जेन जी आंदोलन के सदस्यों की एक वर्चुअल बैठक में तय किया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि नेपाल में अभी भी पूरी तरीके से शांति हुई नहीं है, नए प्रधानमंत्री को लेकर भी चर्चाएं हैं, पहले बालेन शाह अब सुशीला कार्की, किसके नाम को लेकर के मुहर लग सकती है आने वाले समय में, क्या समझा जाए? देखिए, अभी मुहर किसी के नाम पर नहीं लगी है क्योंकि पूरा स्टेट जो है, पूरा जो नेशन है वो हेडलेस है। इसलिए हेडकाउंट चाहिए उनको, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति चाहिए जो टॉप पर बैठे, लॉ एंड ऑर्डर वापस आए, नॉर्मेलिटी वापस आए, लोग अपने घर जाएं और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करी जाए और फिर से स्टेट पटरी पर आए। इसके लिए कहीं ना कहीं एक नेतृत्व चाहिए। कई नाम जो आपने बताया वो नाम चर्चा पे थे, लेकिन उस नाम पर फिलहाल सहमति नहीं बनी है। सुशीला कार्की जो कि पहली विमेन चीफ जस्टिस थी नेपाल की, उनके नाम पर चर्चा थी। जो जेनजी थी, लगभग 5000 लोगों ने एक ऑनलाइन वर्चुअल मीट करी जिसमें 3543 वोट सुशीला कार्की के नाम पर आए और उस नाम को जेनजी ने आगे बढ़ाया है। हालांकि अभी इसकी स्वीकृति नहीं हुई है। स्वीकृति कैसे होगी? राष्ट्रपति और सेना दोनों को मानना पड़ेगा कि हाँ, अगर इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना है, आपको एक नया प्रधानमंत्री इंटरिम रूप में चुनना है, तो आप सुशीला कार्की को आगे कर सकते हैं। जो हमने दूसरे देशों में देखा कि अगर इस वक्त चुनाव नहीं हुआ है क्योंकि प्रक्रिया वहां चुनाव की है, तो आप इंटरिम एडवाइजर के रूप में रख सकते हैं, एडवाइजर के रूप में वो सरकार चला सकते हैं और थोड़े दिन बाद एक आम चुनाव हो सकते हैं। उस नाम पर सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे है। जो जेनजी है, अगर आप जेनजी फैक्टर को रखिए, जिसने इतना बड़ा आंदोलन वहां पर किया, प्रोटेस्ट वहां पर किया और वहां पर सरकार बिल्कुल तख्ता पलट हो गई, उस जेनजी को सुशीला कार्की पर भरोसा है। 4543 वोट मिले हैं उन 5000 लोगों में से जो वर्चुअल मीट पर शामिल थे। सुशीला कार्की पहली विमेन चीफ जस्टिस रही है नेपाल की और बैकग्राउंड की बात करें तो बीएचयू से पास आउट है। बिल्कुल, लेकिन वही सर सवाल ये भी आ रहा है कि इस बैठक में और भी कई नाम लिए गए थे, लेकिन सिर्फ सुशीला कार्की पर जेनजी का इतना ज्यादा भरोसा किन कारणों की वजह से समझा जा सकता है?
देखिए, क्योंकि एक बड़ा तबका था जेंजी का, जो ये विरोध हुआ वो करप्शन के नाम पर हुआ, नेपोटिज्म के नाम पर हुआ, और जो फिजूल खर्ची की गई है परिवार द्वारा, जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकार से जुड़े हुए थे, तो वहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ आई ईमानदारी की। सुशीला कार्की का जो बैकग्राउंड रहा है वो बहुत ऑनेस्ट बैकग्राउंड रहा है, बिल्कुल फेयर बैकग्राउंड रहा है, कोई भी ब्लैक स्पॉट नहीं रहा है, साथ ही साथ जुडिशरी से वो जुड़ी हुई थी, इसलिए जो जेंजी थी वो उस नाम पर भरोसा कर रही थी। ठीक है सर, सवाल यह भी है कि बालेन शाह को लेकर भी खूब चर्चाएं थी और ये कहा यह जा रहा था कि इन्होंने इस आंदोलन को खुलेआम सपोर्ट भी किया था। उन्होंने ये कहा था कि जेंजी जिस तरीके का ये प्रदर्शन कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा आवश्यक था, क्योंकि करप्शन को अगर उखाड़ करके फेंकना है तो ऐसे प्रदर्शनों की आवश्यकता होती है, और खुला समर्थन दिया गया था। उसके बाद से उनके नाम की चर्चाएं होने लगी, लेकिन आज सुबह अचानक से सुशीला कार्की जी का नाम सामने आ जाता है। बालेन शाह पर वो विश्वास आखिर इतना मजबूत क्यों नहीं हो पाया जिस तरीके से सुशीला कार्की के नाम को लेकर के भरोसा अब जेंजीज को दिखाई दे रहा है? देखिए, बालेन शाह ने सपोर्ट किया था। बालेन शाह एक फेमस वहां पर सिंगर भी है, रैपर भी है और मेयर भी है काठमांडू के। उन्होंने बकायदा सपोर्ट किया था और कहा था कि मेरी उम्र इतनी नहीं है वरना मैं इस आंदोलन में आता, लेकिन हाँ, मैं प्रदर्शनकारियों के साथ हूं, मेरा पूरा समर्थन है। उनका नाम चला भी, ये भी बात आई कि उन्होंने इस पूरे आंदोलन को पुश किया था। लेकिन अंतोगत्वा जेंजी जिस मकसद से वो लोग उतरे थे, आप उसको सही मानिए या गलत मानिए, उनका कहना था साहब बहुत करप्शन है और नेपोटिज्म बहुत है। ऐसे में उनको लगता था कि कोई सीनियर व्यक्ति, और वो व्यक्ति जिसके पूरे कैरियर पर कोई दाग धब्बा ना हो, नेपोटिज्म का आरोप ना हो, लग्जरी का आरोप ना हो, और संतुलित हो, जो देश चला सके, लोगों को समझ सके, नीचे तबके को समझ सके, उस नाम पर सुशीला कार्की का नाम जेंजी को समझ में आता है। एक आखिरी सवाल ये भी है कि कई लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है आने वाले समय में शायद दोबारा से राजशाही की वापसी नेपाल में हो जाए, क्या ये संभव है? देखिए, बिल्कुल संभव है और एक बड़ा तबका इसको ही मानता है, लेकिन फिलहाल राजशाही वापस आएगी, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, चुनाव कब होगा, ये बहुत बात की बात है। अभी तो एक स्टेट हेड चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को समझे और जिस तरीके से देश चलता है वो चलाया जाए, नॉर्मलसी पे वापस नेपाल लौटे। उसके लिए कहीं ना कहीं एक एडवाइजर की जरूरत है या फिर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है, जो कि उस वक्त तक इस देश को चला सके जब तक वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए, नेपाल में आखिर हेड कौन करेगा, इसको लेकर के अभी पूरी तरीके से सहमति बनना बाकी है, क्योंकि जब तक नए सिरे से चुनाव नहीं होगा तब तक इस वक्त के लिए किसी को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाना जरूरी है।